नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यूज विद रैशनली हम सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और मैक्सिमम बेनिफिट जो है आपको जरूर मिलेगा इन फ्यूचर एग्जाम्स। The first one, how do you know that intercostal drainage tube is functioning? Intercostal drainage tube जो है वो प्लूरल स्पेस के अंदर डाली जाती है। वो मरीज जिसको न्यूमोथोरेक्स होता है, पायोथोरेक्स होता है या हीमोथोरेक्स होता है, विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में जब हवा इसके अलावा कोई पस या कोई ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको ड्रेन करने के पर्पज से इसको डाला जाता है इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। और इस ट्यूब में आप क्या चीज जो है वो ध्यान रखेंगे, ये पूछा हुआ है। कंटिन्यूस बबलिंग जो होती है वाटर सील बोतल के अंदर, ट्यूब ट्यूब फंक्शनिंग जब करती है तब कंटिन्यूस बबलिंग होती है सक्शन ट्यूब के अंदर। ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बोतल एंड नो बबलिंग इन द ड्रेनेज बोतल। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको पूछा है इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब का और वो फंक्शनिंग कर रही है, इसका इंडिकेटर क्या होएगा। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। तो दो चीजें, कंटिन्यूस बबलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि गलत जवाब है। अगर कंटिन्यूस बबलिंग होती है इसका मतलब जो क्लोज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से लीक है। किसको इंडिकेट करता है? लीक को। तो अगर वो लीक हो गया है तो ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग ट्यूब की नहीं है। तो ए और बी दोनों ही गलत हो जाते हैं। अगर वहां पे आपको ऑप्शन मिले कि कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, इसका मतलब क्लोज ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्या हो चुका है? लीक हो चुका है, उसमें लीकेज प्रेजेंट है। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम और दूसरा है नो बबलिंग। तो अगर बबलिंग हो ही नहीं रही है, इसके दो इंडिकेशन होते हैं। क्या इंडिकेशन? या तो लंग्स एक्सपांड हो गया है पूरा, है ना, लंग्स जो है वो पूरा एक्सपांड हो गया, बीमारी ठीक हो गई है, या कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट आ गई बीच में, ट्यूब में कहीं रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर लंग फुली एक्सपांड हो गया है या रुकावट आ गई, दोनों ही कंडीशन में बबलिंग बंद हो जाती है। तो हम इसको कंफर्म करते हैं बाय असेसिंग जो है एयर एंट्री इन द लंग्स, और इसके अलावा एक्सरे करा के। और हम एक्सरे करा के देखें अगर लंग दोनों ही एक्सपांड है फुली, इसका मतलब तो ये नॉर्मल है बबलिंग का नहीं होना, और मरीज जो है वो ट्रीट हो चुका है। और अगर वहां पे लंग्स जो है वो कंप्रेस है, लंग्स जो है उसमें न्यूमोथोरेक्स प्रेजेंट है और बबलिंग एब्सेंट हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्यूब में रुकावट पैदा हुई है। तो ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है और इस रुकावट को वापस जो है वो जो है ठीक करना पड़ेगा, तब ट्यूब जो है फंक्शनिंग होगी। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, ये अबनॉर्मलिटी है दोनों ही। तो सी आंसर में लिखा हुआ है ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन द ड्रेनेज बॉटल। कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम वाटर बॉटल के अंदर जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन मतलब वो जो है सांस के साथ में कॉलम में मूवमेंट हो अगर हो रहा है, तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब के संबंध में। बाकी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। हालांकि इस पूरी ट्यूब को हम जो है एक वीडियो लेक्चर के द्वारा पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्जाम से पहले क्विक रिव्यू अगर हम देखें तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। अगर बबलिंग हो रही है तो लीकेज को इंडिकेट करती है, अगर वहां पे ऑसिलेशन है वाटर कॉलम के अंदर तो ये नॉर्मल है, और अगर वहां पे कोई बबलिंग नहीं है तो दो बातें हो सकती है, या तो लंग एक्सपांड हुआ या ऑब्स्ट्रक्शन। इसको हम किससे कंफर्म करेंगे? रेडियोग्राम से, एक्सरे से। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ एंड आइडिया विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू आर नोन एज। डेफिनेशन से क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बिलीफ और आइडिया का, जो कि कंसिडर्ड किए जाते हैं ट्रू लेकिन उसका कोई बेस नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस, एजम्पशन, कंसेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन। देखिए जो ये डेफिनेशन पूछी है स्टेटमेंट के बारे में, जो बिलीफ और आइडिया, द स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ एंड आइडिया विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू, तो इनका संबंध कंसेप्चुअल या ऑपरेशनल डेफिनेशन से तो बिल्कुल नहीं है, दोनों ही अलग ही टर्म है। कंफ्यूजिंग चीज दो ही है, एक हाइपोथेसिस है और दूसरा एजम्पशन है। दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। एजम्पशन किसको कहते हैं और हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? तो एजम्पशन जो होता है वो एक प्रिंसिपल दैट इज एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजन विदाउट प्रूफ। बिना प्रूफ के किसी भी, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ट्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है लॉजिक और रीजन के आधार पे, बिना किसी प्रूफ के। तो बिना किसी प्रूफ के, लॉजिक और रीजन के आधार पे अगर किसी स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लेते हैं, उसको एजम्पशन कहते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ए रिसर्च स्टडी। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रैशनल, हैज एम्पेरिकल पॉसिबिलिटीज फॉर टेस्टिंग। तो ये लॉजिकल बेस के ऊपर होता है
रैशनली वहां पे प्रेजेंट होता है तब इसको ट्रू माना जाता है, तब हम इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि स्टेटमेंट और बिलीव एन आइडिया विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू। कंसिडर्ड कर दिया मतलब आपके पास में कोई प्रूव नहीं है, विदाउट प्रूव। कंसिडर टू बी ट्रू का मतलब है विदाउट प्रूव। तो अगर आपको ये बोला जाए कि विदाउट प्रूव जो है उस चीज को आप जो है सही मान लेते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, एजम्पशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, बिना प्रूव के हमने किसी स्टेटमेंट को बिलीव और आइडिया उस पर बिलीव किया, उस स्टेटमेंट का उसको ट्रू माना, हमने एक्सेप्ट किया उसको लॉजिक और रीजन के आधार पे बिना किसी प्रूव के, तो उसको एजम्पशन कहते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे हाइपोथेसिस और एजम्पशन, आई थिंक दोनों क्लियर होगी आपको। डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, जिसका पूछा जाए उसको आपको यहाँ पे करना है। तो हाइपोथेसिस सिंपली डिक्लेरेशन होती है जो कि एक्सपेक्टेड आउटकम होता है रिसर्च स्टडी का, उसकी डिक्लेरेशन हाइपोथेसिस है। और बिना किसी प्रूव के किसी भी जो है चीज को, किसी भी चीज को एक्सेप्ट किया हमने लॉजिक और रीजन के आधार पे, उसको एजम्पशन कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट वन। अकॉर्डिंग टू WHO, व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट? मदर कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती है इन्फेंट को WHO के अकॉर्डिंग? फर्स्ट है विद इन 30 मिनट्स, विद इन 18 आवर्स, आफ्टर इन्फेंट कंडीशन स्टेबलाइज, विद इन ए डे, आफ्टर बर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीडिंग कब शुरू करना होता है? एज अर्ली एज पॉसिबल। तो सबसे कम टाइम पीरियड कौन सा है? विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, 30 मिनट के अंदर अंदर, एज अर्ली एज पॉसिबल, ये फीडिंग का क्राइटेरिया होता है। कभी कभी ये नहीं आके कुछ ओवर्स का आता है, नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन डिलीवरी का इक्वेशन बनता है। तो अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है और डिलीवरी LSCS हुआ है, सीजरियन डिलीवरी हुई है, दो तरह का कंडीशन है। नॉर्मल डिलीवरी में यही आंसर बनता है विद इन 30 मिनट्स और एज अर्ली एज पॉसिबल। LSCS होता है तो उसमें 4 आवर्स, कभी कभी 2 आवर्स, 4 आवर्स, ऐसे ऑप्शन आते हैं, 6 आवर्स, 8 आवर्स। तो 2 आवर्स, 4, 6, 8 है तो 2 नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 4 LSCS के लिए। बाकी नॉर्मल डिलीवरी है तो एज अर्ली एज पॉसिबल, 30 मिनट के अंदर जो भी है। लेकिन स्पेसिफिक करके LSCS दे के आपको पूछे ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम में, तो 4 आवर्स वहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो LSCS के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको 4 आवर्स याद रखना है। नॉर्मल डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू में 2 आवर्स भी है, 30 मिनट्स भी है और एज अर्ली एज पॉसिबल भी है। सब चीजें आपको याद रखना है। व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन क्या रहता है? तीन तरह के साइन होते हैं प्रेगनेंसी के, प्रोबेबल साइन, पॉजिटिव साइन और प्रीसम्पटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, वॉमिटिंग, ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन और फीटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी। तो जो तीन तरीके के सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी में, एक एक साइन को, प्रेगनेंसी के साइन को हम प्रीसम्पटिव कहते हैं। प्रीसम्पटिव, प्रीसम्पटिव का मतलब, प्रीसम्पटिव का मतलब हमने एक्सेप्ट कर दिया कि ये सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सही हो, ये प्रीसम्पटिव कहलाता है ना। इसके अलावा दूसरा होता है प्रोबेबल। प्रोबेबल जो होता है, प्रोबेबल साइन जो होता है वो लाइकली टू बी ट्रू, ट्रू जैसा दिखता है। और एक साइन होता है पॉजिटिव। तीन तरीके के साइन होते हैं प्रेगनेंसी में। प्रीसम्पटिव साइन जो होता है उसमें मान लो जैसे एमिनोरिया है ना, एमिनोरिया, ये प्रीसम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी का, एमिनोरिया। इसके अलावा जो है स्किन के कुछ चेंजेस, है ना, स्किन में चेंजेस, कोलेजमा हो गया वगैरह, ये स्किन के चेंजेस प्रीसम्पटिव में आते हैं। क्विकनिंग, है ना, मॉर्निंग सिकनेस, यूरिनरी अर्जेंसी, फटीग, इंक्रीज साइज एंड फुलनेस इन द ब्रेस्ट और डिफिकल्टी फीलिंग इन द ब्रेथ। तो ये कुछ चीजें प्रीसम्पटिव साइन के अंदर आती है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, वॉमिटिंग, ये कौन से साइन आएंगे? प्रीसम्पटिव। ये किस में आएंगे? प्रीसम्पटिव के अंदर। प्रोबेबल साइन जो होते हैं वो लाइकली टू बी ट्रू, सही जैसे दिखते हैं, है ना। जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गया, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना प्रोबेबल साइन में आएगा, है ना। आपने अगर प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट कराया और प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो क्या आया? पॉजिटिव, तो ये प्रोबेबल साइन के अंदर काउंट होएगा। बेलोटमेंट होता है, एक वर्ड है बेलोटमेंट। बेलोटमेंट के अंदर मूवमेंट से संबंधित है ये, है ना, फिंगर के द्वारा हम जो है मूवमेंट कराते हैं। ब्रेक्सटोन हिप कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रेक्सटोन हिप कॉन्ट्रैक्शन, प्रोबेबल साइन क्या आएगा? ब्रेक्सटोन हिप कॉन्ट्रैक्शन। फंडल की हाइट बनना, हेगार साइन, यूट्राइन का एनलार्जमेंट, जितने भी साइन है प्रेगनेंसी के, हेगार साइन, चार्डविक साइन, उस तरीके के सारे साइन जो है वो सब प्रोबेबल साइन के अंदर आते हैं, है ना। ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन, हेगार साइन, चार्डविक साइन, गुडेल साइन, एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, ये सब प्रोबेबल साइन के अंदर काउंट होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन, ये कौन सा आएगा? प्रोबेबल। दो शुरुआत वाले प्रीसम्पटिव और ये है प्रोबेबल। लेकिन अपने को क्या पूछा है?
अपने को ये पूछा है कि पॉजिटिव साइन कौन सा है। अब पॉजिटिव साइन के अंदर फीटल हार्ट रेट का प्रेजेंट होना ना, पॉजिटिव साइन जो होंगे वो उसमें फीटल हार्ट रेट का प्रेजेंट होना। एक्सरे के अंदर स्केलेटल विजुअलाइजेशन होता है फीटल स्कल। यूएसजी के अंदर जो है टिश्यू बोन फ्लूइड का दिखना। एक्टिव फीटल मूवमेंट का प्रेजेंट होना, जो कि एग्जामिनर पालपेट करता है तब एक्टिव फीटल मूवमेंट होते हैं, ये सब पॉजिटिव साइन में आते हैं। तो यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है सोनोग्राफी के अंदर फीटल आउटलाइन अगर प्रेजेंट है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइन में आएगा। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, डी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए और बी प्रिसम्पटिव है, सी प्रोबेबल साइन है और डी ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव साइन के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन जो है कौन सी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ओवरीज। इनिशिएशन पूछा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उसको एचपीओ एक्सिस बोलते हैं। एच वर्ड फॉर हाइपोथैलेमस, पी वर्ड फॉर पिट्यूटरी और पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ओ वर्ड फॉर ओवरीज, है ना। हाइपोथैलेमस जिस हार्मोन का सिक्रेट करता है उसको जीएनआरएच कहते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है जो हार्मोन रिलीज करता है उसको एफएसएच और एलएच के नाम से जानते हैं, एफएसएच और एलएच। और ओवरी जो होती है, ओवरीज जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये सब हार्मोन मिलके काम करते हैं वहां पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे पूछा इनिशिएशन कौन कर रहा है, तो इनिशिएशन सबसे ऊपर वाला दैट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वो पार्ट है, हालांकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को जो है एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है, कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरीज और पोस्टीरियर पिट्यूटरी गलत जवाब है, तो ए इज द करेक्ट वन। During routine prenatal visit, the pregnant patient report heartburn. To minimize her discomfort, the nurse should include which suggestion in the plan of care? इनिशियल विजिट के अंदर, रूटीन विजिट में हार्ट बर्न की कंप्लेन है, प्रेग्नेंट लेडी को हार्ट बर्न है, चेस्ट बर्न है। इस डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करने का अच्छा तरीका क्या, मतलब जिस तरीके से जीआरडी में होता है हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न या पायरोसिस, वैसा ही यहाँ पे है, तो इसको मिनिमाइज करने का क्या सजेशन है? ड्रिंक मोर सिट्रस फ्लूइड, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, लिमिट फ्लूइड इनटेक शार्पली, टेक सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत बढ़िया। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है जिनको हार्ट बर्न, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनको हम ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील का सजेशन देते हैं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ। इससे जो होता है स्टोमक का जो एसिड है वो जो काम आता रहेगा, तो उसको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, एचसीजी हार्मोन के कारण होता है ये, लेकिन उसको जो वॉमिटिंग है उसमें अगर स्टोमक में एसिड कम होगा तो कम आएगा, तो बर्न जो है हार्ट बर्न लेस रहेगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार जो है पेशेंट को खाने का हम सजेशन करते हैं। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी अचीव करने का सबसे बेस्ट टाइम किसको माना जाता है? मिडवे बिटवीन 7th एंड 8th डे ऑफ ओवुलेशन, इमीडिएट आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, 14 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। देखो ओवुलेशन का जो दिन माना जाता है वो माना जाता है मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन पहले एग्जैक्टली, क्योंकि जो लूटियल फेज होती है वो एग्जैक्टली 14 डेज की होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना प्रोलॉन्ग है। तो जो नेक्स्ट पीरियड है, जो नेक्स्ट पीरियड है ना, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है उसके एग्जैक्टली 14 डेज बिफोर ही क्या होगा? ओवुलेशन। और जिस दिन ओवुलेशन होएगा उसी दिन पॉसिबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की या प्रेगनेंसी अचीव करने की। तो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है कि नेक्स्ट पीरियड जब भी आना है उसके एग्जैक्टली 14 डेज बिफोर जो है ओवुलेशन होगा, उसी दिन जो है अगर कोई टेस्ट का प्रोसेस हो और स्पर्म जो है वो वहां तक पहुंच जाए तो डेफिनेटली वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो प्रेगनेंसी को अचीव करेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ल्यूटियल फेज जो होती है वो फिक्स 14 डेज का होता है, ल्यूटियल फेज जो होती है वो फिक्स 14 डेज का होता है। ये एकमात्र फेज जो सिर्फ 14 डेज की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो 14 दिन की ल्यूटियल फेज है, तो ओवुलेशन कौन से दिन पे होगा? 14वें दिन के ऊपर। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 35 डेज का है तो 14 दिन की ल्यूटियल फेज है, तो ओवुलेशन कौन से दिन पे होगा? तो आपका ओवुलेशन कौन से दिन पे हो गया? 4, 31 और 21, 21वें दिन ओवुलेशन होगा। तो ये डिसाइड करता है ओवुलेशन के डे को, और उसी दिन जो है अगर कोई टेस्ट का प्रोसेस हो डेफिनेटली उस तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, प्रेगनेंसी अचीव करना पॉसिबल है।
After determining that the pregnant patient is Rh negative, gynecologist ordered an indirect COM test. What is the purpose of performing this test in a pregnant patient? ऑर्डर किया इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। RH नेगेटिव मदर है तो उसमें RH इनकम्पेटेबिलिटी होने की संभावना, RH इनकम्पेटेबिलिटी होने की संभावना। RH इनकम्पेटेबिलिटी को डायग्नोस करने का टेस्ट होता है कॉम टेस्ट। कॉम टेस्ट जो है RH इनकम्पेटेबिलिटी को डायग्नोस करेगा और ये कॉम टेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट टेस्ट कर रहे हो तो इसके अंदर आप जो है ब्लड सैंपल किसका लेते हो, न्यू बॉर्न का, फीटस का या न्यू बॉर्न का, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका, और फिर उसमें देखते हो RH इनकम्पेटेबिलिटी। अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हो तो आप सैंपल किसका लेते हो, मदर का, और मदर का सैंपल लेके चेक करोगे तो इनडायरेक्ट टेस्ट। सवाल ने ये पूछा है कि प्रेग्नेंट लेडी है और उसको RH नेगेटिव है तो गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कौन सा सजेशन किया, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, ये वाला जिसमें मदर का सैंपल लिया जाएगा। तो क्या पर्पज है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का, प्रेग्नेंट पेशेंट में क्यों कर रहे हैं? पहला है डिटरमाइन करने के लिए कि फीटल ब्लड RH फैक्टर क्या है, ये इससे पता नहीं चलेगा, इससे तो सिर्फ RH इनकम्पेटेबिलिटी पता चलती है। डिटरमाइन द मैटरनल ब्लड RH फैक्टर, इसका संबंध इस टेस्ट से नहीं है, RH फैक्टर का पता नहीं लगा था, हमने बोला ये RH इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में बताता है। टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटल RH नेगेटिव फैक्टर, फीटल RH नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तभी एंटीबॉडी बनेगी, नेगेटिव के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है। टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर, ये बात बिल्कुल सही है, हम डिटेक्ट करना चाहते हैं मैटरनल एंटीबॉडी, इसलिए मदर का सैंपल लिया, किसके अगेंस्ट, फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर के अगेंस्ट। फीटल जो है वो RH पॉजिटिव है और और अब मैटरनल एंटीबॉडी का पता लगाना है तभी ये टेस्ट कैरिड आउट किया जाता है मदर के अंदर। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट इसको नाम दिया, RH इनकम्पेटेबिलिटी से ये जो है ताल्लुक रखता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा न्यूबॉर्न में या फीटस में, इनडायरेक्ट जो होता है वो मदर में किया जाता है। RH इनकम्पेटेबिलिटी का पता लगाया जाता है, मदर नेगेटिव होगी तो फीटस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए सी आंसर गलत है क्योंकि वहां फीटस नेगेटिव लिखा था, फीटस पॉजिटिव होगा तभी RH इनकम्पेटेबिलिटी होगी। To determine fetal position using Leopold maneuver, the first maneuver is to, चार तरीके के लियोपोल्ड मैनर है। फर्स्ट मैनवर जो है वो क्या चीज डिटरमाइन करता है, फीटल पोजीशन को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो फर्स्ट मैनवर किसके बारे में बताएगा, डिटरमाइन डिग्री ऑफ माउल्डिंग, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फीटस, डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फीटस इज इन द फंडस, और लोकेट द बैक आर्म एंड लेग। बहुत बढ़िया, इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा पार्ट फीटस का फंडस के अंदर है, सी इज द करेक्ट वन। इससे हम डिटरमाइन करते हैं फंडस के अंदर कौन सा पार्ट है ना। फर्स्ट मैनवर जो है वो डिटरमाइन करता है फंडस में कौन सा पार्ट है। देखिएगा चारों मैनवर से एक सवाल बनता है एग्जाम के अंदर, हम थोड़ा इसको क्लियर करें। तो ये है फर्स्ट मैनवर और इसमें हम कहाँ चेक कर रहे हैं, फंडस वाले एरिया में, और फंडस वाले एरिया में हम विद द हैंड से हम पता कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट वहां पे प्रेजेंट है, यही सवाल ने पूछा था। तो फर्स्ट मैनवर से हम फंडस में कौन सा पार्ट है इसका पता लगाते हैं। सेकंड मैनवर में हम लेटरल साइड के अंदर अम्बिलिकल एरिया में, इसको अम्बिलिकल ग्रिप भी कहते हैं, अम्बिलिकल साइड के अंदर लेटरल साइड में कौन सा पार्ट है इसका पता लगाते हैं। थर्ड मैनवर के अंदर हम जो है यहाँ पे जो हेड है वो एंगेज हुआ या नहीं हुआ इसका हम पता लगाते हैं, है ना, ग्रिप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फोर्थ स्टेशन कौन सा इसे पता चलेगा, फोर्थ मैनवर के अंदर डाइवर्जन और कन्वर्जन का पता लगाते हैं, है ना। तो ये चार तरीके के मैनवर होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा है, आप उसको जरूर प्रीफर करें तो आपको इसका और अच्छे से आइडिया होगा। अभी यहाँ पे पूछा है कि फंडस में, तो फर्स्ट मैनवर यहाँ पे काम आएगा। What is the normal color of amniotic fluid when the bag of water rupture? जब बैग ऑफ वाटर रप्चर हो जाता है तो नॉर्मल amniotic fluid जो है उसका नॉर्मल कलर क्या होगा, एज लाइक वाटर, ब्लूइश, ब्राउनिश, येलोइश। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है 14वें दिन पे बनना शुरू हो जाता है, मैटरनल ओरिजिन होता है और फीटल ओरिजिन दोनों साइड से होता है, मैटरनल और फीटल ओरिजिन होता है एमनियोटिक फ्लूइड। 98 टू 99% एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वाटर होता है, 99% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। 1% सॉलिड चीज होती है जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, हार्मोन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लिपिड, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, रेनिन, एनपीएन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन जो रहता है टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, ये फ्री मूवमेंट कराता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है लेकिन बहुत रेयर, न के बराबर, जीरो, नेग्लिजिएबल,
और इसके अलावा आउटपुट जो है वो किडनी का आउटपुट जो है उसको मेजर, किडनी फंक्शन मेजर होते हैं इससे, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा है तो बच्चे की किडनी अच्छी है, नहीं है तो किडनी सही नहीं है, ऐसे। अमाउंट जो इसका होता है 12 वीक पे 50 ml, 20 वीक पे 400 ml, 36 टू 38 वीक पे 1000 ml, और जैसे और एडवांस होते हैं 40 वीक पे कम हो जाता है 600 टू 800 ml। तो जो नॉर्मल अमाउंट माना जाता है वो होता है 600 टू 800 ml, और पोस्ट मैच्योरिटी में ये 200 ml से भी कम हो जाता है। एल्केलाइन ये नेचर होता है, इसकी पीएच 7.2 टू 7.5 होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। फिटल ओरिजिन जो होता है वो लगभग 600 से 1200 ml जो है यूरिन आउटपुट जो फिटस को होता है उससे बनता है, और 4 से 700 ml जो है स्वेलो करता है एमनियोटिक फ्लूइड बच्चा डेली। इसके अंदर लेन्यूगो एपियर होते हैं मिकोनियम के अंदर, और एमनियोटिक फ्लूइड का जो है ज्यादा होना, 2 लीटर से ज्यादा होना पॉलीहाइड्रोअम्नियोज कहलाता है, और 200 ml से कम होना ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज कहलाता है। अब कलर की हम बात करें तो नॉर्मली इसका कलर जो होता है वो क्लियर होता है, वाटर लाइक होता है। यही ये पूछा है नॉर्मल कलर क्या होता है, तो वो क्लियर होता है, वाटर लाइक होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है टर्म एज के पास पास जो होता है वो थोड़ा स्ट्रो कलर का हो जाता है। मिकोनियम स्टैंड अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए तो वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मिकोनियम स्टैंड हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर का। और अगर वो ग्रीनिश कलर का, ये फिटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, फिटल डिस्ट्रेस को। अगर ये ग्रीनिश कलर का हो गया तो वहां पे फिटल डिस्ट्रेस हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड अगर गोल्डन कलर का है, किस कलर का, गोल्डन कलर का, तो वो इंडिकेट करता है कि बच्चे में आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, मतलब उसमें इमोलाइसिस हुआ है और उसमें आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, तब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो गोल्डन कलर का हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सैफरन कलर का, किस कलर का, सैफरन, जिसको हम ग्रीनिश कलर कहते हैं, है ना, सैफरन ग्रीनिश कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, सैफरन केसर के जैसा हो गया, तो ये इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। किसको इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी को। सैफरन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। अगर ये डार्क रेड कलर का हो गया, कैसा हो गया, डार्क रेड कलर का, डार्क रेड कलर का, ये इंडिकेट करता है हेमरेज को। अगर ये डार्क रेड कलर का हो गया तो ये किसको इंडिकेट करता है, हेमरेज को। और अगर ये डार्क ब्राउन कलर का हो गया, डार्क ब्राउन, डार्क रेड के बाद में अगर डार्क ब्राउन कलर का हो गया तो ये किसको इंडिकेट करेगा, टोबेको कलर इसको बोलते हैं, डार्क ब्राउन या टोबेको कलर, ये इंडिकेट करेगा इंट्रा यूट्राइन डेथ, आईयूडी। तो अलग अलग कलर की हमने यहाँ पे बात की, है ना। नॉर्मल कलर क्लियर होता है, वाटर लाइक कलर होता है। इसके अलावा पोस्ट मैच्योरिटी में ये जो है ग्रीनिश कलर का हो जाता है ना, ग्रीनिश कलर का पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। सैफरन कलर या ग्रीनिश येलो मिक्स टाइप का कलर। और फिटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है सिर्फ ग्रीनिश हो तो, है ना, अगर ग्रीनिश है, सिर्फ मिकोनियम स्टैंड है, ओपियम कलर का होता है फिटल डिस्ट्रेस में। सैफरन कलर का है, ग्रीनिश येलो टाइप का, तो पोस्ट मैच्योरिटी है। गोल्डन कलर फ्रेश ब्लड है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है। डार्क रेड कलर है, ओल्ड ब्लड है, एमरेज को इंडिकेट करता है। और डार्क ब्राउन कलर का है, टोबेको कलर, जिसको हमने बोला वो इंट्रायूट्राइन डेथ के बारे में इंडिकेट करता है। तो ये कुछ बातें एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में याद रखना है। Which of the following measures would the nurse include in the teaching plan about the method to prevent breast engorgement in postpartum period? postpartum period में breast engorgement को जो है सही रखने के लिए क्या टीचिंग प्लान में इंक्लूड किया जाएगा? ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट नहीं होना है, प्रिवेंट करना है। ब्रेस्ट फीडिंग द न्यूनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल में ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। डिक्रीज फ्लूइड इंटेक टू द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। फीडिंग द न्यूनेट ए मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स पर साइड ऑन द फर्स्ट डे, 5 मिनट दोनों साइड में फर्स्ट डे फीडिंग कराना। वियरिंग ए सपोर्टिव ब्रेसरी विद निपल सील्ड के साथ में सपोर्टिव ब्रेसरी। 4 ऑप्शन दिए हुए। पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट को रोकने का सबसे अच्छा टीचिंग प्लान में क्या चीज आप इंक्लूड करेंगे? तो इसमें सबसे अच्छी चीज जो इंक्लूड की जाती है टीचिंग प्लान में वो होती है ब्रेस्ट फीड कराना न्यूनेट को फ्रीक्वेंट इंटरवल के अंदर। फ्रीक्वेंट इंटरवल के अंदर न्यूनेट को क्या कराना, ब्रेस्ट फीड कराना सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारी जिम्मेदारी रहेगी। फ्लूइड इंटेक को डिक्रीज करने से ब्रेस्ट एनवर्जमेंट प्रिवेंट नहीं होता है, ये गलत जवाब है, ऐसा नहीं करना होता है। 5 मिनट बहुत मिनिमम टाइम है, ये मैक्सिमम दे दिया इसने, 5 मिनट मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम जो है आपको लगभग 20 मिनट्स ईच ब्रेस्ट जो है उसमें 10 to 20 मिनट्स फीडिंग कराना होता है। और सपोर्टिव ब्रेसरी, टाइट ब्रेसरी यूज करनी होती है, निप्पल शील्ड का कोई जरूरत नहीं है। तो ये निप्पल शील्ड के कारण ये भी गलत जवाब है। सबसे बेस्ट आंसर है कि ब्रेस्ट फीड द न्यूनेट एज फ्रीक्वेंट इंटरवल टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट, तो ए इज द करेक्ट वन। पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन, पीपीएच किसको बोलेंगे, है ना, कितना ब्लड का लॉस हो तो उसको हम पीपीएच के नाम से जानेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर काउंट करेंगे। 800, 100, 500 और 900 ml, द करेक्ट आंसर इज 500 ml, है ना, मोर देन 500 ml।
is known as postpartum hemorrhage. Correct answer is C, 500 ml. कोई भी amount of blood that is more than 500 ml from the vagina following birth of the baby is known as PPH, postpartum hemorrhage. अगर वो 500 ml से ज्यादा है तभी वो PPH है. माइल्ड PPH होता है 500 से ज्यादा. अगर 1000 से ज्यादा है तो उसको मॉडरेट PPH कहते हैं, और 2000 ml से ज्यादा है तो सीवियर PPH कहलाता है. PPH दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. अगर ये ब्लड लॉस जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर होता है तो उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप का पीपीएच जो होता है वो प्राइमरी पीपीएच ही होता है. और इसका सबसे मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो एटोनिक यूट्रस होता है. ये पूछा हुआ सवाल है ईएसआईसी के अंदर. एटोनिक यूट्रस जो है इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है पीपीएच का, और 80% कारण यही बनता है. दूसरा सेकेंडरी पीपीएच जो होता है वो 24 आवर्स के बाद में होता है और 42 डेज के अंदर अंदर, 24 घंटे के बाद में और 42 दिन, मतलब प्यूपेरियम वाला जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर अगर हो रहा है तो ये सेकेंडरी पीपीएच है. लेकिन अमाउंट कितना होना चाहिए? 500 ml से ज्यादा. ज्यादातर ये 8 से 16 दिन के बीच में होता है. और इसका मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वो रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ प्लासेंटा और मेम्ब्रेन के रहने की वजह से होता है. जिस भी मरीज को पीपीएच होता है वो मरीज जो है शॉक में चला जाता है. तो ऐसे मरीज को टिननबर्ग पोजीशन देते हैं हम शॉक प्रिवेंट करने के लिए. ये ध्यान रखना है. 80% पीपीएच का कारण जो होता है वो एटोनिक यूट्रस रहता है प्राइमरी पीपीएच के अंदर. ये खास बात है, आपको याद रखनी है पीपीएच के बारे में. पोस्टपार्टम हेमरेज 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस को पोस्टपार्टम हेमरेज माना जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें. और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने. तो देखते हैं आप कितने सारथी बनते हैं, कितने लोगों की मदद कर पाते हैं. और जुड़े हुए रहिए. मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नई एनर्जी के साथ में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.